9 and 9C of the last financial year, because some transaction would flow to the current audit as well. Some transaction would going to flow to the current year audit as well. ऑब्जर्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एक अगर किसी एसएससी ने अपना 3B नील फाइल किया है ड्यूरिंग द 18-19, आप कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक करें कि जीएसटीआर 1 उस पीरियड का क्या नील फाइल किया है या उसमें कुछ डेटा अवेलेबल है, इनवॉइस डिटेल्स अवेलेबल है। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, शायद उस एसएससी ने अपनी टैक्स की इंटरेस्ट लेट फीस की लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए या इंटरेस्ट को कम पे करने के लिए उसने ऐसा एडजस्टमेंट किया होगा। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर ड्यूरिंग द पीरियड में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अगर आपके नॉलेज में आता है, अगर उस पर्सन ने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू किया है, डीपली एनालाइज करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं सर, ये मैं पॉइंट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऑफ द टू रीजन। Normally, I have seen practically in the medical industry. Also, I have seen practically in the automobile industry as well. पहले कंफर्म करें स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है। कंफर्म करें स्क्रीन आ रही है, क्लियर विजिबल है, ठीक है। सो हमने क्या कहा, अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, होता क्या है, इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा डीप में समझिए, थोड़ा सा डीप में समझिए इस ट्रांजेक्शन को। मान लो आप मिस्टर ए की ऑडिट कर रहे हैं और उसने कुछ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रिसीव किया, किससे, प्रिंसिपल कंपनी से। प्रिंसिपल कंपनी इसका बेस क्या देगा, प्रिंसिपल कंपनी ये कहेगा कि सर मैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी जो डिस्काउंट के रिगार्ड में वॉइस इज ओके, एक बार कंफर्म करें वॉइस इज ओके। एवरीथिंग इज ओके, फाइन फाइन। सो अगर उसे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया है, मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट को आपको यह एनालाइज करना पड़ेगा कि सर क्या ये कंसीडरेशन तो नहीं है इस, अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मिला है आपके क्लाइंट को, जिसके कारण अगर उसने अपना जो सेलिंग प्राइस है उसको रिड्यूस किया है, तो सर ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन में प्योरली फिट करेगा और उसे उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। नॉट बिकॉज कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट आया है, उस एंगल से नहीं, क्योंकि उसको जो कंसीडरेशन मिला है वो कस्टमर से एक अमाउंट मिला है और कस्टमर के बिहाफ से किसी और पार्टी से जो कि प्रिंसिपल कंपनी कुछ अमाउंट मिला है, दोनों को ऐड करके उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक छोटा सा पॉइंट जो कि हम सभी जानते हैं, जब हम वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे एक सेक्शन है 15 सबसेक्शन 2, वहां पे इंक्लूजन की बात करता है, वहां पे वो इंक्लूजन की बात करता है। उसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि सर अगर सब्सिडी मिलती है जो कि डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, जो कि डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, उसे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट। सो मैं रिपीट कर देता हूं वाणी साहब, अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, आप उसको चेक कीजिए क्या इस क्रेडिट नोट के अमाउंट के कारण आपका फाइनल प्राइस तो आपने रिड्यूस नहीं किया। अगर ऐसा है तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन आप एक बार जरूर रीड करें, क्योंकि कंसीडरेशन अगर मुझे कस्टमर से मिलता है या कस्टमर के बिहाफ में किसी और पार्टी से मिलता है, दोनों चीजें क्या मानी जाएगी सर, कंसीडरेशन माना जाएगा। कई बार हम इस ट्रांजैक्शन को रूट करते हैं डिस्काउंटेड कूपन और रिडम्पशन पॉइंट, उसको भी आप एक बार चेक कर लेना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटीआर 3B जो फाइल किया है, जीएसटीआर 3B जो फाइल किया, कहीं ऐसा तो नहीं है सितंबर 19 के बाद में फाइल किया है। अगर ऐसा है तो क्या प्रॉब्लम है सर, अगर सितंबर 19 के बाद में फाइल किया तो क्या प्रॉब्लम है। What is the problem if the return is being filed after September 19?
pertaining to the 18-19 financial year. Yes, yes सर, प्रॉब्लम 16.4 में है. करेक्ट. प्रॉब्लम इज ऑन, द प्रॉब्लम इज ऑन 16.4. गणेश लोहिया जी साहब ने बिल्कुल सही कहा सर. सितंबर 19 का रिटर्न, मतलब मैं ड्यू डेट के बाद मान रहा हूं, 20th of October 2019. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट या और कोई एग्जाम सप्लाई. एक इंटरेस्ट या और कोई एग्जाम सप्लाई अगर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, आप एनालाइज करें क्या रूल 42 43 अप्लाई किया है, मंथली अप्लाई किया है, ईयरली रिवर्सल किया है. अगर नहीं किया है तो आप चेक करें और रिवर्सल करें. एडवांस रिसीव, वी ऑल नो दैट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स after October and finally November 15th November 2017 onwards no liability. बट अगर ट्रांजेक्शन मेरा सर्विस का है और अगर मुझे एडवांस मिलता है, आई हैव टू पे द टैक्स. नेक्स्ट, कट ऑफ डेट ट्रांजेक्शन को आप जरूर चेक कीजिए. कट ऑफ डेट का मतलब से फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द ऑडिट एंड मार्च का जो 19 का आईटीसी है उसको आप डीपली चेक कीजिए कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. मालूम चला आपने स्टॉक रजिस्टर चेक किया और वहां पे इनवॉइस की डेट आपकी मार्च 19 की थी, बट एक्चुअली जो रिसीट डेट है, जो आपके स्टॉक रजिस्टर से अगर आप वेरीफाई करते हैं, वहां पे डेट क्या आ रही है सर, अप्रैल 19. मीनिंग देयर बाय यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट इन द मंथ ऑफ द मार्च 19. There has to be some reconciliation, EV bill versus GSTR1, GSTR3B, 1 versus 3B, 2A versus 3B. Please note one thing that I am requesting to perform this reconciliation, especially 2A versus 3B. इसका रीजन ये नहीं है कि मैं आपको बोलता हूं किसके अकॉर्डिंग आपको आईटीसी चेक करना है. नहीं सर, आईटीसी का 2A के साथ कोई लिंकिंग नहीं था. वो एक रूल था ना नया जो 36(4) बना है, वो तो अभी अक्टूबर 19 में आया है, 9th of October 2019. तो सर क्यों बोल रहे हैं चेक करने के लिए? शायद वहां से आप उसको जब डाउनलोड करेंगे और अगर आप उसकी पाइवट टेबल लगाएंगे तो कई बार क्या पार्टी के नाम से आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि हम 100% चेकिंग नहीं कर सकते, हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं. एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूं. एक बार एक पार्टी का 2A डाउनलोड किया, पाइवट लगाया, तो एक पार्टी का नाम आ रहा था टूर एंड ट्रैवल्स, या आप मान लीजिए होटल अकोमोडेशन, या आप मान लीजिए नाम किसी व्हीकल मेंटेनेंस का आ रहा था, रिपेयर मेंटेनेंस का आ रहा था. सर प्रोबेबली यू कैन डबल चेक, डबल इंश्योर दैट क्या वो आईटीसी ब्लॉक में तो नहीं है. मान लो गाड़ी के रिगार्ड में कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर किया है, वो आईटीसी ब्लॉक में 17.5 में, तो नॉर्मली आप अगर 100% वाउचिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे कैच कर सकते हो? 2A से कैच कर सकते हो. उल्टा एग्जांपल, वाइस वर्सा एग्जांपल, कि सर मान लो कोई आईटीसी था बट हमने नहीं लिया, तो वहां से एक बार देख के मालूम चल सकता है कि एक बार ये आईटीसी एलिजिबल था, क्यों नहीं लिया, क्या कोई पॉसिबिलिटी है, दैट यू कैन चेक. डिलीवरी चलान स्टेटस एंड स्पेशली वो टाइम पीरियड कि कितने टाइम में वापस आ जाना चाहिए. जॉब वर्क के केस में अलग टाइम पीरियड है. कैपिटल गुड्स 3 years, इनपुट 1 year एंड सर्टेन एक्सटेंशन ऑल्सो. करेक्ट. और नॉर्मली अगर सेल्स ऑन अप्रूवल है तो विद इन 1 year वापस आया है या नहीं आया है, नॉट 1 year, 6 month. वैल्यूएशन रूल मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन को जरूर चेक करें, जिस ट्रांजेक्शन को आपका क्लाइंट एक्सपोर्ट बता रहा है. एंड नॉर्मली ये कब आती है प्रॉब्लम? सर्विस के केस में आती है. अगर आपका क्लाइंट एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन बता रहा है, आप चेक कीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या उस ट्रांजेक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं आपकी इंडिया तो नहीं है. अच्छा मुझे बताना एक चीज, अगर मेरे ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम if my transaction is having the place of supplies in India? Absolutely correct. Privately reply ना करें, publicly reply करें. So it cannot be the
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सो नॉर्मली जैसे इंटरमीडियरी होती है, उस केस में हम जानते हैं जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। रेट ऑफ द चेंज इन द रेट ऑफ द टैक्सेस, ये काफी बड़ा मेजर टूल हो सकता है यूज करने के लिए टू अवॉइड द एक्चुअल टैक्स। जब भी लोअर टैक्स हो जाता है, मान लो अगर पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो पॉसिबिलिटी क्या है, सर बैक डेट में इनवॉइस कटेंगे, वाइसे वर्सा सर फॉरवर्ड डेट में इनवॉइस कटेंगे। और पॉइंट क्या है, उनका जो अमाउंट है वो अमाउंट कैसे रिसीव होगा, कैश में। तो अगर जिस दिन चेंज हुआ है टैक्स का रेट, उस दिन नियर बाई में अगर आपका कैश का ट्रांजेक्शन है तो उसको आप डबल चेक करें। एक बात और, सेक्शन 14 में एक प्रोवाइजो है जो कि बैंक के ट्रांजेक्शन को तो कंट्रोल कर लेता है। सेक्शन 14 में एक प्रोवाइजो है जो बैंक के ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है। वहां पे वो 3 दिन की कंडीशन कास्ट करता है कि अगर 3 दिन से ज्यादा है तो टाइम ऑफ सप्लाई का वो ट्रिगर करता है। बट कैश के ट्रांजेक्शन को सेक्शन 14 कवर नहीं करता, तो आपको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। आरसीएम के रिगार्ड में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, आरसीएम आप चेक कर लीजिए। अगर कोई बुक्स जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहां पे आप देखिए कि फॉरेन करेंसी में जो पेमेंट किया है या मैंने कोई अमाउंट रिसीव किया है, अमाउंट जो रिसीव किया है, जो अमाउंट पे किया है उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी है। अमाउंट पे किया है इसका मतलब अगर वो ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है तो आरसीएम ड्यूली डिस्चार्ज किया है या नहीं किया, दैट यू हैव टू चेक। नेक्स्ट, हाँ, ये 4 ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि न्यूली इंसर्ट हुए हैं आरसीएम नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। तो क्योंकि इनकी इफेक्टिव डेट थोड़ी अलग है, तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में, सेम फाइनेंशियल ईयर में सिचुएशन क्या होगी सर, सिचुएशन अलग अलग होगी। मतलब पहले आपका ट्रांजेक्शन जिसमें सप्लायर आपके ऊपर टैक्स चार्ज करता होगा और बाकी का ट्रांजेक्शन रिसिपिएंट के रूप में आपको टैक्स पे करना होगा। या सप्लायर की अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर सप्लायर की ऑडिट कर रहे हैं जिसका ट्रांजेक्शन आरसीएम में फॉल कर गया, क्या उसका आईटीसी के ऊपर कुछ इंपैक्ट आएगा? यस सर, रूल 40 to 43 वी नीड टू इंश्योर, क्योंकि जैसे ही ट्रांजेक्शन मेरी आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में कवर हो जाएगी, वो 17(3) में फॉल कर जाएगा और वहां पे मुझे रूल 40 to 43 अप्लाई करना पड़ेगा। रेट जहां पे भी चेंज होता है, चेक दैट रेट एग्जेम्पशन है नहीं है, कंडीशनल रेट है, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब चेक कर लीजिए। मैंने आपकी बेनिफिट के लिए जो भी 3B 18-19 की जो भी 3B है सभी की ड्यू डेट को कंपाइल किया है। मतलब कब कब ये एक्सटेंड हुआ है और क्या डेट है एक्सटेंड की, क्या किसी स्पेसिफिकली किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर एक्सटेंड हुआ है तो वो मैंने वहां पे डिस्क्लोज किया है। जैसे मेरे को मालूम है कि केरला में फ्लूड के टाइम पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट को रिलैक्सेशन दिया था, सो वो सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे कवर्ड है। मैंने सभी नोटिफिकेशन का रेफरेंस लिया है और सभी डेट को कवर किया है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आप चेक कर लेना, पे की है या नहीं की। अगर पे की है तो ग्रॉस पे की है, नेट पे की है, अकॉर्डिंगली आपका ऑडिट ऑब्जर्वेशन में पॉइंट बनेगा। हाँ, अगर किसी ने नया रजिस्ट्रेशन लिया 18-19 में, आप उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जरूर निकालना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी। सेकंड पॉइंट, जो डेट ऑफ लाइबिलिटी है वहां से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और इफेक्टिव डेट से उसको आईटीसी मिलेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन अगर है उस केस में आपको ये पॉइंट भी चेक करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो कि इफेक्टिव हुआ 1 फरवरी 2019 से, द फाइनेंशियल ईयर 18-19, जिसमें क्या हुआ है सर, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। इंश्योर करें कि रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन अकॉर्डिंगली अप्लाई हो चुके हैं, प्रोस्पेक्टिवली का इंपैक्ट प्रॉपर लिया गया है।